कॉपी पेन लेकर बैठिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईटीएफ। क्या बोलते हैं अपन भैया? आईटीएफ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया है तो ठीक है, अदरवाइज मैं ब्रीफ दूंगा आपको कि कौन सी चीज़ें कैसे क्या हो रही हैं यहाँ पर। हाँ, स्पेशली इसमें आपको वैल्यू, जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं आपके, है ना, ग्राफ वगैरह का आइडिया रखना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटीएफ। इसके पहले रिलेशन फंक्शन में आपने वन वन ऑन टू फंक्शन पढ़ा होगा ना। जब कोई फंक्शन वन वन ऑन टू हो जाता है तो वो क्या होता है? इन्वर्टिबल होता है, तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जब यहाँ आईटीएफ की बात कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब क्या है? जिस भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करेंगे वो क्या होगा? वन वन ऑन टू दोनों होना चाहिए। उस डोमेन रेंज की हम बात करेंगे जहां तक वो क्या होगा? वन वन और ऑन टू होगा, उसी में बात होगी। ध्यान रखना, आईटीएफ को पढ़ेंगे तो ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेसिक फार्मूले हैं और जो प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह हैं आपको लर्न है ना, टेबल का पता ही होगा। टेबल में पता है ना, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू तो सबको पता ही होगा। कौन से कॉर्नर में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, ये भी पता होगा। नहीं होगा तो मैं ब्रीफ यहाँ दे दूंगा कि आपको कौन सी चीजें हैं, कैसे हैं, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए। बस आप डिटेल में समझना, आप जो लगेगा फटाफट नोट करते रहना। बहुत राइटिंग की फोकस नहीं करना है कि हमारी राइटिंग अच्छी बननी चाहिए। आप नोट करो, उसके बाद रिवीजन प्रैक्टिस में अपना काम करना, ठीक है। चलो ठीक है। जैसे मान लीजिए जो प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे साइन एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स यहाँ पर क्या है? एंगल है। साइन एक्स इक्वल टू क्या है? 0 है। एक्स यहाँ पर क्या है? कोई एंगल है। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा? एन पाई। ध्यान रखना, साइन एक्स इक्वल टू अगर 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एन पाई। एक्स की वैल्यू क्या आएगी भैया? एन पाई आएगा। जहाँ एन क्या है? एक एन एक है इंटीजर। एन क्या है? एक कुछ भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, -1 -2 -3 0 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इंटीजर जो आप जानते हो, है ना भाई, इंटीजर है। अगर cos x इक्वल टू जैसे 1/2 है, cos x इक्वल टू जैसे 1/2 है, तो cos की जब हम वैल्यू लिखेंगे भैया, इसकी जो जनरल वैल्यू होगी, जो जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे वो क्या बनता है? x इक्वल टू क्या होगा? x के प्लेस पे हम क्या रख लेंगे भैया? x के प्लेस पे यहाँ क्या रख लेंगे? जो हमारा एंगल आ रहा है 1/2 कौन सी पे होता है? cos 60 पे होता है ना। पाई बाई क्या हो जाएगा? 3। तो 2n पाई प्लस माइनस क्या होगा? पाई बाई 3। बेसिकली होता क्या, मैं आपको बताऊं। बेसिकली होता इसमें यह है कि अगर साइन x इक्वल टू क्या है? साइन अल्फा है आपका, सपोज करो। तो यहाँ x इक्वल टू क्या होता है? जो जनरल वैल्यू आएगी, x इक्वल टू क्या होता है? एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में क्या होता है भाई? अल्फा होता है। ये होती है इसकी वैल्यू, ये जनरल वैल्यू होती है साइन की लिखने के लिए, है ना भाई। ये साइन की क्या होती है? जनरल वैल्यू होती है। अगर सभी पॉसिबल आपकी वैल्यूज निकालनी होंगी कि कौन कौन सी वैल्यूज पे ये सब हमारा इक्वेशन को होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से लिखेंगे। x इक्वल टू क्या होगा? एन पाई प्लस -1 की पावर क्या होगा? n इंटू क्या होगा? अल्फा। n क्या है? इंटीजर है यहाँ भी, अभी क्या है? इंटीजर ही है। कॉस वाले केस में क्या होता है जनरली, जो आपने पढ़ा होगा मैं बता दूं। कॉस वाले केस में जो आपने पढ़ा होगा, जैसे कॉस x इक्वल टू अगर कहीं पे लिखा है क्या? कॉस अल्फा, तो यहाँ से जो x इक्वल टू आएगा, जो जनरल वैल्यू आएगी क्या आएगा? 2n पाई प्लस माइनस क्या होगा भैया? अल्फा। 2n पाई प्लस माइनस क्या होगा? अल्फा होगा, ठीक है। तो यहाँ अल्फा के प्लेस पे क्या आएगा? कॉस के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है? 60 पे होती है। 60 को पाई में लिखेंगे तो क्या होगा? पाई बाई 3। इसलिए लिखा गया यहाँ पर क्या है? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 लिख दिए। अब यहाँ पर देखो tan x, यहाँ पर देखिए क्या है? अगर tan x इक्वल टू tan अल्फा है, यहाँ समझना, अगर tan x इक्वल टू क्या है? tan x इक्वल टू आपका tan अल्फा लिखा है, तो जो x इक्वल टू यहाँ से बनेगा वो क्या होता है? n पाई प्लस क्या होता है? अल्फा। n पाई प्लस क्या होता है भैया? अल्फा। n पाई प्लस क्या होता है? अल्फा। tan में अगर वैल्यू लिखना होगा तो क्या होगा? tan में वैल्यू लिखना होगा तो tan x इक्वल टू tan अल्फा है। x के लिए जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा? ये n पाई प्लस अल्फा। हमारे यहाँ इसमें देखो क्या दिया था? tan x इक्वल टू -1/√3। tan का भाई कौन से एंगल पे वैल्यू -1/√3 आएगी? तो आपने देखा ये होगा 5 पाई बाई 6 पे। तो हमारा जो x का एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया? n पाई प्लस 5 पाई बाई वॉट? 6 आ गया, ठीक है भाई। इस तरह से लिखेंगे। ये वैल्यूज कैसे लिखते हैं, जनरल वैल्यूज कैसे लिखते हैं, पहले इनका आइडिया रखना है आपको, है ना। कौन सा एंगल कहां से निकलेगा, अभी कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, आपको आइडिया तो होगा ही, लेकिन हम ब्रीफ देंगे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है साइन एक्स इक्वल टू 1/3, कॉट एक्स इक्वल टू 2/3, सेक एक्स इक्वल टू -√3, कॉसेक एक्स इक्वल टू 5/√3, जो भी वैल्यू दिया है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये सब क्या है हमारे? ट्रिग्नोमेट्री। इनका जो इनवर्स होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका मुझे आइडिया लेना है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ा ब्रीफ आपको रखना है, आइडिया रखना है, सो दैट वहां से कन्वर्जन आपको बने, आपको समझ में आए कि चीजें कैसे हो रही हैं कैसे नहीं हो रही हैं, ठीक है भाई। ओके, चले मूव करें। ये सब तो बहुत बेसिक बातें हैं, मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको, जो आपने पीछे पढ़े होंगे, जो आपने जाने होंगे, जो आप जानते हैं। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े हैं, जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, उनके डोमेन और रेंज क्या है उसका थोड़ा सा ब्रीफ रखिए। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डोमेन का मतलब जो x एज ए इनपुट लेते हैं वो हमारा क्या होता है? डोमेन। और x एज इनपुट रखने के बाद फंक्शन को प्रोसेस करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो उसकी क्या होती है? रेंज, या क्या होती है? उसकी इमेज होती है। वही क्या होती है? उसकी रेंज, या फिर क्या होती है?
इमेज होती है। अब यहाँ पे समझना, देखो यहाँ लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स। साइन एक्स का जो डोमेन होता है आर, एक्स की प्लेस पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखो, कुछ ना कुछ साइन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन जो इसकी वैल्यू है -1 से 1 के बीच में ही आएगी, या तो -1 आएगा या 1 आएगा, या -1 और 1 के बीच में ही आएगा। चाहे कुछ भी रख लो आप, हमेशा इसी बीच में आएगा, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू चाहे जो भी रखो, तो ये इसका डोमेन बन जाएगा आर, ये इसका हो जाएगा रेंज -1 1। ये है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब समझते हो ना, बाउंड्री के एलिमेंट भी आते हैं वैल्यू में, तो -1 1 भी आएगा, और इनके बीच के जो भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, सारे के सारे आएंगे, ठीक है। cos x का देखो, cos x का भी डोमेन क्या होगा भैया, r होगा। इसका भी रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में आएगा। tan x का जो डोमेन होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, tan x का डोमेन क्या है भाई, tan x के डोमेन वही जनरल वैल्यू लिखे हैं, उसमें सब कुछ आएगा, लेकिन क्या क्या नहीं आएगा। अगर tan x का इन जनरल हम बात करें, tan x को कहां से कहां तक रख सकते हो आप, सब रखो, बस फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान रखना। हम डोमेन के वे सारे एलिमेंट रखेंगे, डोमेन के वे सारे एलिमेंट रखेंगे जिसमें फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आए, लेकिन कंडीशन ये ध्यान रखना कि फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए। जिस भी एंगल पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, वो उसके डोमेन में नहीं आएगा। तो tan के कौन से एंगल पे वैल्यू इनफाइनाइट आती है जरा बताओ, जब π/2 के मल्टीपल में होता है, tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, π/2 का मल्टीपल जो भी आएगा सब पे वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट ही आएगी। तो इनफाइनाइट वैल्यू वाली हमें डोमेन की वैल्यू नहीं लिखनी है, इसलिए यहां पे लिखा गया r - 2n+1, और यहां क्या आ गया π/2। π/2 का मल्टीपल जितना भी होगा tan के केस में, वो सभी इसके डोमेन में नहीं आएगा। लेकिन 0 से 360 के बीच में अगर हम केवल बात करें, तो जैसे इन जनरल हम जब हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो 0 से 360 के बीच में ही बात करेंगे। जब 0 से 360 के बीच में अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, r में से, या r जो भी आप लिखें, बस π/2 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इस केस में बस ये ध्यान रखना कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, π/2 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू आपकी π/2 नहीं होनी चाहिए, बाकी आप चाहे कुछ भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें वो डोमेन में एलिमेंट नहीं लेना है जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, वो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो ये यहां पर लिख दिया, ये नहीं होना चाहिए वो, डन। फिर क्या है जरा देखना, अब इसका रेंज क्या आएगा भैया, आप जानते हैं -इन्फिनिटी से कहां तक आता है, ये -इन्फिनिटी से कहां तक आता है, मतलब जो भी इसकी वैल्यू आती है कहां तक आती है भैया, मतलब वैल्यू है इसकी, ये tan x की वैल्यू है, वैल्यू कहां से कहां तक आती है, +इन्फिनिटी तक। जब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के लिए आप लिखते हो ना, तो इसी को क्या लिखते हैं हम, r लिखते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर हमारा कहां से कहां तक मिलता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। या तो सिंपली r लिख देंगे, या लिखेंगे -इन्फिनिटी लेस देन tan x लेस देन क्या होगा, इन्फिनिटी। ओके भैया, ठीक है। फिर cot x का इसी तरह से होगा, cot की वैल्यू कहां कहां इनफाइनाइट होगी भैया, पाई पे होगी, किस पे होगी, पाई पे। तो पाई के जितने भी मल्टीपल मिलेंगे वो सभी r में से माइनस कर दो, तो r माइनस यहाँ क्या लिखा गया, n पाई लिखा गया, और यहाँ पर इसका भी क्या होगा, रेंज r आएगा। r का मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आएंगी। फिर यहाँ पर क्या है, cosec x का, ये भी r माइनस क्या है, n पाई है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, ये भी पाई के मल्टीपल में जितनी वैल्यूज होंगी हमें नहीं लिखनी है। फिर क्या होगा, ये r माइनस, अगर cosec x की वैल्यू की मैं बात करूं, जो आपको याद रखना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए हमेशा के लिए, ध्यान रखना इसको जो मैं बता रहा हूं, cosec x की वैल्यू इन जनरल अगर आपको लिखना हो तो आप कहोगे cosec x की जो हमारी वैल्यू होती है, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, बोलो भाई, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 1, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, -1। इन शॉर्ट अगर दोनों को कंबाइन करके लिखना हो तो मुझे क्या लिखना होगा, अगर दोनों को कंबाइन करके लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, कि cosec x मॉड में लिखो, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिखोगे, 1। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ cosec x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 1। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में आएगी, लेकिन cosec की वैल्यू क्या है, बाउंड्रीज के एलिमेंट आ जाएंगे, -1 1 आएगा, लेकिन -1 1 के बीच की जितनी वैल्यूज हैं वो एक भी cosec में नहीं आएंगी, उसके बाहर की सारी वैल्यूज आएंगी। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है क्या, कि cosec x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, -1। इनके बाउंड्रीज के एलिमेंट आएंगे, जब साइन देखो x की वैल्यू π/2 ले लो, साइन π/2 की वैल्यू 1 होगी, cosec π/2 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। बाउंड्रीज के एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो साइन की रेंज की वैल्यू है वो बीच वाले एलिमेंट cosec में, उसके बाहर के एलिमेंट आएंगे सब cosec में, ठीक है भैया। फिर इसी तरह से sec का भी बनता है, आपने पढ़ा होगा, sec का क्या होगा, जो cos का है वो नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, आ जाएंगी। अगर sec का लिखना होगा तो है, तो ठीक है, नहीं मैं लिखवाता हूँ, देखो sec का लिखना होगा तो sec में क्या बनेगा बताओ, अगर sec x आपने यहाँ लिखा तो sec में क्या लिखेंगे, आर्क सभी लिख सकते हो। देखो cos के कौन कौन से वैल्यू, भाई कौन कौन से एंगल पे वैल्यू क्या आती है आपकी, 0। भाई sec क्या है, cos का रेसिप्रोकल, sec क्या है, cos का रेसिप्रोकल।
कॉस के कौन से वैल्यू पे एंगल जीरो आती है भैया, मतलब कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू जीरो आती है, 90 पे आती है, 90 पे आती है कि नहीं। अगर वो 90 पे आती है तो इसका मतलब क्या है, जितना भी पाई बाई टू का मल्टीपल बनेगा सेक में डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसके भी केस में क्या लिख दो, आर माइनस 2n प्लस 1, और यहाँ क्या लिख दो आप, पाई बाई टू। जो पाई बाई टू का मल्टीपल आएगा उसमें सेक की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो अब इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी आर के सारे एलिमेंट आएंगे, बस क्या क्या नहीं आएगा, -1 और 1। इस तरह से हम लिख दें, मतलब सेक का भी क्या होगा, यही सेम कंडीशन कि सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, बट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगा। ये रेंज बना के रखना है कि बाउंड्रीज के एलिमेंट तो मिलेंगे, बाउंड्रीज के एलिमेंट तो मिलेंगे, बट उसके अंदर की जो एलिमेंट है इसमें नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना है। ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात है जो आपने पढ़ा होगा, पीछे जाना होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा, इसको बेसिक वाली क्लासेस में आपने सीखे होंगे। हम ITF की बात करेंगे, जब हम सिर्फ और सिर्फ 0 से 360 की बात में, देखो मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा 0 से 360 डिग्री के बीच में ही होगा। जब 0 से 360 डिग्री के बीच में मुझे लिखना होगा तो इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, जो आपने यहाँ सीधे R लिख दिया है, यहाँ पे जो आपने सीधे R लिखा है, यहाँ आप क्या लिखेंगे, डोमेन में क्या आएगा बताओ, पूरा पूरा R लिख दिया आपने। अगर 0 से एंगल, अगर हम 0 से 360 डिग्री के बीच में ही केवल लेंगे तो क्या होगा, अगर मुझे यहाँ एंगल लिखना होता तो मैं क्या लिखता, -1 किस एंगल पे मिलेगा बताओ जरा, -1 किस पे मिलेगा, -π/2 पे मिलेगा, बोल भाई, और 1 किस पे मिलेगा, π/2 पे मिलेगा। अगर हम केवल प्रिंसिपल वैल्यूज लिखना चाहते हैं तो 0 से 360 के बीच की जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज। उसके बाद रिपीटेड होंगे तो वो जनरल वैल्यूज हो जाती हैं। ये कितने पॉसिबल वैल्यू है, इनफाइनाइट निकाल सकते हो आप, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, केवल 0 से 360 डिग्री के बीच की बात होगी। अब इसी तरह से कॉस का लिखना होगा तो आप बताओ, -1 किस पे होता है, -1 किस पे होता है, पाई पे, 0 1 किस पे होता है, 0 पे होता है, तो 0 लिखोगे और क्या लिखोगे, पाई। जब हम इंटरवल लिखते हैं तो छोटी वाली वैल्यू को लेफ्ट में लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को, लेकिन एक क्लोज इंटरवल है तो यहाँ भी क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। 0 से 360 डिग्री लिखना। tan की बात करें तो बताओ, -π/2 से कहां तक जाएंगे हम, लेकिन इंटरवल कैसा रहेगा, ये ओपन इंटरवल, -π/2 से क्या होगा, π/2 होगा, लेकिन ओपन इंटरवल होगा। ओपन क्यों, क्योंकि -π/2 पे माइनस इनफाइनाइट है, π/2 पे क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट। बाउंड्रीज के एलिमेंट लेने नहीं है तो इसलिए इक्वलिटी नहीं होगी, तो ओपन इंटरवल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बताओ कॉट में क्या होगा, अगर कॉट का मुझे लिखना हो तो कैसे लिखिएगा आप, ये सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन क्या नहीं होगा बताओ, जहां पर tan की वैल्यू 0 होगी वहां कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी कि नहीं। tan की वैल्यू 0 किस एंगल पे होगी भाई, कॉट क्या है, tan का रेसिप्रोकल, तो cot x इक्वल टू 1/tan x, जहां tan x की वैल्यू 0 होगी 1/0 इनफाइनाइट आ जाएगा। हमने कहा फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉट में क्या होगा, इसके डोमेन में -π/2 से π/2 तक वैल्यू आएगी, लेकिन क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इसमें 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है और cot x इक्वल टू 1/tan x होता है, उसमें आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू क्या, इनफाइनाइट, इसलिए हम इसे नहीं ले पाएंगे। फिर भैया इसका जो इस तरह से आपने लिखा है रेंज, वो समझ ही रहे हो आप लोग, कोई टेंशन की बात नहीं। फिर इसका देखो डोमेन में कॉसेक में फिर क्या होगा बताओ, कॉसेक में बताओ, कॉसेक में वैल्यू कहां पर इनफाइनाइट होगी, जहां पर साइन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक x इक्वल टू क्या होगा, 1/sin x। साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे 0 होती है, 0 पे, तो 1/sin, अगर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो sin 0 की वैल्यू 0, 1/0 इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब -π/2 से π/2 तक तो होगा, लेकिन इसमें होगा क्या नहीं, -π/2 से π/2 होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, इसमें 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0, 1/0 क्या इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर सेक में देखो, सेक में अगर इस तरह से लिखें तो ये वैल्यू जो आपने लिखा ये ठीक है, 0 से π/2, 0 से क्या भैया, पाई है, ठीक है, लेकिन कॉस के कौन से एंगल पे वैल्यू 0 होती है, π/2 पे, 90 पे, तो 90 यहाँ नहीं होनी चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, मतलब क्या नहीं होना चाहिए इसमें, π/2। अगर प्रिंसिपल वैल्यूज में मुझे लिखना है तो जनरल लिखना होगा तो पहले से लिखा था, केवल प्रिंसिपल वैल्यूज लिखनी है, 0 से 360 डिग्री के बीच का लिखना है, तो ये आपका काम होगा, कोई दिक्कत। इसका ध्यान रखते हैं कि उस इंटरवल में फंक्शन हमारा 1 1 ऑन्टो होना चाहिए। 1 1 ऑन्टो का मतलब क्या है, 1 1 का मतलब क्या है, एक डोमेन के एलिमेंट का एक ही इमेज मिले। ऑन्टो का मतलब को डोमेन के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज आपको मिलना चाहिए डोमेन में, यही तो होता है, ध्यान रखिएगा इसको। ये तो ब्रीफ दिया जो आपने पीछे पढ़े हैं, फंक्शन कहाँ इंक्रीज होता है कहाँ डिक्रीज होता है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको अपना देख लेना, एक बार रीड कर लेना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, सब समझने के लिए है। अब कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है किसकी नेगेटिव, एक बार इसका भी ब्रीफ ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एंगल क्या है, 0 से 90 के बीच में है,
यहाँ किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है बताओ, किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है? यहाँ पर वैल्यू सबकी क्या होगी? साइन की भी पॉजिटिव होगी। ग्रीन कलर से लिखा गया है, जहां जो पॉजिटिव होना है उसको ग्रीन से लिखा गया, बाकी सब रेड से लिखे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे क्या होंगे? साइन कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक भी पॉजिटिव होगा, tan और कॉट भी क्या होगा? पॉजिटिव। जब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे मतलब एंगल 90 से 180 के बीच में है, इसमें क्या क्या पॉजिटिव होगा? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। हमने कहा जो पॉजिटिव होना है उसको किससे लिखा गया है? ग्रीन से, बाकी सब किसमें लिखे हैं भैया? रेड कलर से। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे मतलब एंगल हमारा 180 से 270 के बीच में है, तो कौन कौन सा पॉजिटिव होगा? केवल tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे? यहाँ नेगेटिव। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे मतलब एंगल हमारा 270 और 360 के बीच में होगा, तो केवल और केवल क्या पॉजिटिव होगा? cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। ये सब तो आइडिया है ही, आपको पहले से आइडिया है, लेकिन ब्रीफ दे रहे हैं ताकि कहीं कुछ भी ना छूटे आपसे, बिल्कुल भी एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहाँ क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। बाकी ये आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस साहब का थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ये जाना है। अगर आपको कुछ दिया है, क्या हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर आपका ये 4k है, ये परपेंडिकुलर क्या है आपका? यहाँ पर क्या है? ये 5k है, ये 3k है, ये कितना है? 4k। ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है आपका? बेस है। ये क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज है। अब जितने भी टी रेशियो हो आप जानते हो, साइन का मतलब क्या होता है? p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का मतलब क्या होता है? b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan का मतलब p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सब पता है आपको, उस पर तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो आपको आता ही है। लेकिन जब कभी कभी ना एंगल के बारे में कुछ ऐसे बोलेगा, जैसे याद दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cot x इक्वल टू 3/4। cot x की वैल्यू 3/4 दे रहा है, एंड क्या कह रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में होने का मतलब क्या है? कि एंगल हमारा 180 से 270 के बीच में है। 180 से 270 के बीच में है। 180 से 270 के बीच में है, तो वहां केवल tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो cot की वैल्यू दिया है 3/4, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके निकालेंगे, जो भी हमारा रेशियो बनता है। लेकिन tan और cot के अलावा बाकी सारी वैल्यूज हमें क्या लिखनी है? नेगेटिव। तो जैसे यहां पर लिखिए, देखो cot की वैल्यू तो दिया ही है, साइन की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होता है? p अपॉन h। लेकिन ये क्या लिखेंगे? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। cos की वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव। और क्या होगा? tan की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। cosec की वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव। sec की वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव। तो कहीं कहीं बार ऐसी वैल्यू केवल दी रहेगी, बस एंगल के बारे में वो डिस्क्राइब करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है, साइन आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, अगर क्वाड्रेंट के साइन के आपको कॉन्सेप्ट हैं तो। ओके, समझ रहे हैं ना इसका मतलब? आइडिया तो है ही आप लोगों को, थोड़ा सा देखिएगा इसको कैसे करना होगा। ये देखिए, ग्राफिकल व्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ को बहुत ध्यान समझना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लड़कों को यही होता है, इसलिए ग्राफ को अच्छे समझना है अपने को। लेकिन ग्राफ को समझने से पहले समझ लेते हैं कि इसका जो भी है ग्राफिकल मेथड को कैसे जानेगा, आइडेंटिफाई करेंगे भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं है, कैसे जानोगे आप। वन फंक्शन का थोड़ा सा ऑन्टो फंक्शन का ब्रीफ लेते हैं ताकि क्लियरिटी आए। जैसे मान लीजिए ए और बी दो सेट दिए हैं, फंक्शन हमारा ए से बी में है। फंक्शन हमारा किस में है भैया? ए से बी में है। फंक्शन जो है वो ए से बी में है, तो ए से बी में है। ए जो है इस तरह से इनके दिए हैं इमेज भैया, ए वन का इमेज किस पे जा रहा है? बी थ्री पे जा रहा है। ए टू का इमेज किस पे जा रहा है? बी फोर पे। ए थ्री का बी फाइव पे। ए फोर का बी वन पे जा रहा है। ए फाइव का बी टू पे जा रहा है। अब देखो फंक्शन हमारा डोमेन का मतलब क्या है? इधर के जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे हमारे क्या है? डोमेन है। ये हमारा पूरा क्या है भैया बताओ? ये पूरा क्या है आपका? डोमेन है। और इधर का जो पूरा एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। लेकिन जो एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे, जो एलिमेंट यहाँ पर किसी न किसी एलिमेंट से यहाँ कनेक्टेड होंगे या जिसका प्री इमेज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। हालांकि यहाँ तो सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? रेंज या इमेज बोलेंगे। यही हमारा क्या हो गया? रेंज। जो यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे जिनका यहाँ कोई ना कोई प्री इमेज होगा, या यूं समझो यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं जो यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं, वो सभी हमारे क्या होंगे? रेंज। ठीक। बाकी यहाँ का जो पूरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा? अपने आप में कोडोमेन। ओके, ठीक है। तो यहाँ जो रेंज आया हमारा वो क्या आया? B1 B2 B3 B4 B5 B आ गया, हमारा पूरा पूरा सेट B ही आ गया हमारा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो वन फंक्शन का मतलब क्या है? वन फंक्शन का मतलब क्या है? अगर A1 B3 से कनेक्ट हो गया तो B3 अब और किसी से कनेक्ट, अगर आपका A2 B4 से कनेक्ट हो गया तो B4 भी आपका आप किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। यहां तो ये मत कह देना कि सर A1 अगर किसी से कनेक्ट हो गया, तो अगर A1 यहां के किसी दो एलिमेंट से कनेक्ट हो गया तब तो वो फंक्शन ही नहीं है। अगर डोमेन का कोई एलिमेंट यहां के किसी दो एलिमेंट से कनेक्ट हो गया तब वो फंक्शन ही नहीं है। लेकिन यहां का एलिमेंट इधर के कितने भी एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है। हो सकता है एक ही एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट से कनेक्ट हो, जिसे आपने कांस्टेंट फंक्शन में पढ़ा होगा, इवन फंक्शन में पढ़ा होगा आपने, आइडिया होगा थोड़ा बहुत। तो यहां समझना। लेकिन वन का क्या कह रहे हैं?
अब यहां का हर एलिमेंट इधर के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है तो फंक्शन की डेफिनेशन ही है, लेकिन इधर का एलिमेंट इधर के कितने भी एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है तब भी फंक्शन है। 1-1 में कंडीशन क्या है? 1-1 में कंडीशन यह है कि यहां का भी हर एक एलिमेंट इधर के एक ही एलिमेंट से क्या होगा? कनेक्ट होगा। एक एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट होगा तब वो क्या होगा? 1-1 होगा। तो आईटीएफ की जब हम बात करेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारा 1-1 होना क्या है? मस्ट है। जब तक वो 1-1 नहीं होगा, अनटू नहीं होगा, तब तक उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब आपको समझ में आएगा कि 0 से 360 डिग्री के बीच में ही वैल्यू क्यों लेते हैं, ये लॉजिक समझ में आएगा अभी। तो यहाँ से देखेंगे 1-1 मैपिंग में क्या होता है? इंजेक्टिव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हम इंजेक्टिव फंक्शन हमारा या इंजेक्शन बोलते हैं। 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन, जिसमें इसके हर एक इमेज के लिए केवल और केवल क्या होगा? एक ही प्री इमेज होगा। केवल और केवल क्या होगा? एक ही प्री इमेज होगा। और ऑन्टो फंक्शन में क्या होगा? इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं या सर्जेक्शन बोलते हैं। ऑन्टो फंक्शन में क्या होता है? यहां का हर एक एलिमेंट यहां के किसी एक एलिमेंट से क्या होगा? कनेक्ट होगा। इन शॉर्ट ये समझो कि जब आपका कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा? ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। जब कोई फंक्शन दोनों हो जाए, 1-1 भी हो जाए और क्या हो जाए? ऑन्टो भी हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? बाइजेक्टिव फंक्शन। और ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम? ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1-1 भी होना जरूरी है और ऑन्टो भी होना जरूरी है, तब होगा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा इसको। अब यहां पर देखो, यही है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये समझते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब यहां पर क्या है कि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की केवल एक ही वैल्यू आएगी, फंक्शन की केवल क्या आएगी? एक ही वैल्यू आएगी। अगर वो लाइन फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक से ज्यादा प्लेसेस पे कट कर रहा है तो वो हमारा फंक्शन 1-1 नहीं है। जैसे यहां पर देखो सिचुएशन क्या है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में आप समझना, इस तरह से लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, देखो x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, सपोज करो x की वैल्यू यहां पर हमने लिया a1 पे हमने क्या किया? y एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? केवल और केवल 1-1 है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, जितनी भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो x की हर एक वैल्यू के लिए क्या हो गया? ये x की हर एक वैल्यू के लिए क्या है? y की कोई एक ही वैल्यू हमें मिल रही है। फंक्शन को लाइन किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? 1-1। लेकिन y के अगर एलोंग इसको हम देखें तो y एक्सिस के एलोंग इसको हम देखें तो किसी एक लाइन से देख लो, चाहे हॉरिजॉन्टल से देख लो, चाहे किससे देख लो, वर्टिकल। अगर फंक्शन हमारा x में लिखा गया है तो x में क्या हो गया? ये 1-1 हो जाएगा। x में क्या हो जाएगा? ये 1-1। y एक्सिस के एलोंग अगर हमें देखना होगा तो अगर y में फंक्शन को देख रहे हैं हम तो y की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जैसे मान लीजिए y की कोई वैल्यू यहां पर है, y की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए देखो एक वैल्यू यहां भी मिलेगी, एक वैल्यू यहां भी मिलेगी, एक वैल्यू यहां भी मिलेगी, एक वैल्यू, अगर ये फंक्शन y में लिखा होगा तो ये 1-1 कहलाएगा क्या? x में अगर होगा तो ये फंक्शन क्या होगा हमारा? 1-1, क्योंकि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की क्या होगी? एक ही वैल्यू मिलेगी। ये तो फंक्शन में रिलेशन में आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी ब्रीफ दे रहे हैं, आप थोड़ा आइडिया रखिए। ये सब ये भी देखो, कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? इसको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जितने भी हैं सब आपको इस तरह से समझ में आ रहे हैं, कोई टेंशन की बात? बाकी ये सब तो पढ़ के आ ही रहे हो। इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है अलग से। ये लाइन वगैरह ग्राफ वगैरह का आइडिया है आपको क्या है क्या नहीं। अब इनवर्स फंक्शन कैसे लिखेंगे, देखो y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, अगर y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, अगर x इक्वल टू साइन वाई लिखा है, कुछ भी लिखा है, अगर y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, मैं इसका इनवर्स फंक्शन लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखेंगे भैया? अब कैसे लिखेंगे इसको? y इक्वल टू क्या होगा? ये साइन इनवर्स x। अगर साइन x का इनवर्स फंक्शन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x। मतलब लिखने का ये फॉर्मेट है, बाकी जो वहां x लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। x जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग फंक्शन में आएगा वो x, बट लिखने का एक फॉर्मेट है। अगर उसका इनवर्स लिखना होगा तो कोई पैटर्न इनका इस तरह से बनेगा, क्या होगा? साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और क्या होगा? कॉसिक इनवर्स x। 60 रेशियो है तो 6 का 6 पूरा क्या बन जाएगा? इसमें उनका इनवर्स बनेगा। अब ये इनवर्स कैसे लिखे जाएंगे इनका आइडिया रखते हैं थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना अच्छे से, कई और बच्चे थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंड कर जाते हैं, गलती कर देते हैं। साइन इनवर्स x आपका कभी भी साइन x के इनवर्स के इक्वल नहीं होगा, दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ साइन x का इनवर्स लिखा है मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन x, ये बेसिकली क्या है? 1 साइन x, लेकिन ये साइन इनवर्स x है, इनवर्स फंक्शन है, ये चीज नहीं है। ये दोनों को समझो एक जैसा ही है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/x करके लिखते हैं, x इनवर्स का मतलब तो ऐसे इसको भी लिख दे, वो चीज नहीं है, वो इनवर्स फंक्शन है। ये कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं है कि x की पावर -1 लिखा है तो 1/x लिख दोगे। यहाँ साइन इनवर्स x लिखा है, कभी भी साइन x के इनवर्स के इक्वल नहीं होगा, इसी तरह से सबका बता दिया गया। कॉस इनवर्स x कभी भी कॉस x के इनवर्स के इक्वल, सबका इसी तरह से बताया गया, सबको समझाया गया। यहाँ पर कोई टेंशन की बात? मूव करें हम लोग। अब डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्यों है?
डोमेन का रिस्ट्रिक्शन क्यों है आप समझना, यहाँ पर लॉजिक समझना, डोमेन का रिस्ट्रिक्शन क्यों है अब यहाँ समझना। अब मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूँ, अगर आपको आइडिया है तो समझना, तो जो भी है। अब इसमें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, देखो जरा। अब जैसे मान लो साइन का ग्राफ है, मैं अलग से बना के बता देता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ क्या है, साइनोसाइडल ग्राफ आपको पता है। साइनोसाइडल ग्राफ क्या है, साइन का ग्राफ अगर आपको पता है, y इक्वल टू साइन एक्स है तो क्या होगा, y इक्वल टू साइन एक्स है तो क्या होगा बताओ। देखो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, देखो अगर ये वैल्यू हमारी क्या है +1 है, ये वैल्यू क्या है -1। आपको पता ना साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी भैया, आपने लिखा ना, -1 से कहाँ तक होगा, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी +1, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी -1। अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कैसे होगा, पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को लेकर इस तरह से कर रहे हैं, तो ये ग्राफ का पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसे चलेगा क्या। अच्छा पीछे आते तो कैसे होता, इसके और पीछे आते हम लोग ऐसे ड्रॉ करते तो क्या होता, देखिए ये लाइन नीचे आती क्या ऐसे, बोल भाई ऐसे चलेगा ये पैटर्न, इस तरह चलेगा कि नहीं, इस तरह चलेगा। अब ये वैल्यू कौन सी कहाँ पर है, कहाँ पे वैल्यू होती है +1 भैया 90 पे होती है, ये 90 है। कहाँ पे वैल्यू होती है 0, जरा बताना, ये 0 फिर से आ गया ना, 90 आगे बढ़ेंगे कहाँ 0 होगा फिर, ये 180 पे। फिर कहाँ पर होगी वैल्यू -1 भैया 270 पे होगी। फिर वैल्यू कहाँ पर होगी आपकी ये 360। पीछे आए तो इस तरह से क्या लिखोगे, ये वैल्यू कहाँ पर है, ये -π/2 पे है, मतलब वही -90 पे है। -π/2 का मतलब क्या है -90। फिर क्या हो गया ये -π, फिर माइनस कितना होगा ये, मतलब पाई मतलब -180 है, ये कितना होगा -270, इस तरह से चलेगा। फिर ये क्या हो जाएगा -360, यही होगा, जरा समझना। अब ये 1 1 तो है ही ना, अगर सिर्फ 1 1 को हम चेक करना चाहें, कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को किसी एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा, 1 1 तो है ही ना, 1 1 है, 1 1 है। लेकिन ऑन्टो की जब बात करेंगे तो, ऑन्टो की बात करेंगे तो क्या होगा, x की किसी एक वैल्यू के लिए, जो y इक्वल टू आपने साइन एक्स लिखा है, y की किसी एक वैल्यू के लिए x की कोई एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अब जरा ध्यान समझना, जरा ध्यान समझना, अगर x की वैल्यू, जब x की वैल्यू आपने लिया यहां पर क्या है भैया π/2 लिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहां पर, y की वैल्यू यहां क्या आ गई भैया +1 आ गया। जब आपने x की वैल्यू क्या ली -π/2 ली, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई -1। जरा ध्यान समझना इसको, ये थोड़ा सा जरूरी है कि प्रिंसिपल वैल्यू पे ही क्यों बात करते हैं हम, समझना इंपॉर्टेंट है। ये यहां से यहां तक का जो फंक्शन है हमारा, देखो अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पूरी वैल्यू उसी के बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा है, -1 से +1 के बीच में ही आ रही है, तो -1 आ रही है +1 आ रही है। जरा समझना, जब हम 0 से पढ़े +1 पे, 1 1 का मतलब समझ में आ गया, 1 1 तो है। ऑन2 का मतलब क्या है, y के किसी एक वैल्यू के लिए x की कोई एक ही वैल्यू होनी चाहिए, कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। मतलब अब x की वैल्यू अगर 90 पे आ गया आपका 1, मतलब x इक्वल टू अगर 90 रखा, y की वैल्यू आ गई 1, तो अब आपकी y की वैल्यू किसी और पे 1 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप मूव करते हैं 360 पे पहुंच गए, फिर जैसे मूव करते हुए आप इधर पहुंच जाएंगे, फिर से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहां हम जाएंगे नहीं, क्योंकि y की हर एक वैल्यू के लिए x की केवल एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। अब हम ऐसे आगे मूव करते जाएंगे तो इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी हमें, अरे ग्राफ ऐसे एंड ऑन चलता रहेगा ना आपका इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। 0 किस पे मिलेगा, जब x इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 0 हम किस पे लेंगे भैया, जब x इक्वल टू क्या रखेंगे 0, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी बताओ जरा, y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। जरा ध्यान समझना, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट समझना। जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू भी 0 आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0। जब x इक्वल टू π/2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी +1। जब x इक्वल टू क्या है -π/2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी -1, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, π/2 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, आसानी से आ जाएगा ये। लेकिन जैसे ही आगे में मूव करा 90 से आया 180 पे, साइन 180 की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0, लेकिन पहले ही वैल्यू मिल चुकी है किस पे 0 पे 0 मिल चुकी है। इसका मतलब क्या है, x की दो वैल्यू मिल रही है हमें, एक 0 पे मिल रहा है जहां y 0 आ रहा है, एक 180 मिल रहा है जहां पर y क्या आ रहा है 0। लेकिन ऑन्टो होने की शर्त क्या है, y की हर एक वैल्यू के लिए x की केवल एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। इसका मतलब हम 90 से आगे मूव नहीं करेंगे, क्योंकि 90 आगे जब मूव करेंगे तो हमें वही वैल्यू क्या होने लगेंगी, रिपीटेड मिलने लगेंगी, तो हम आगे मूव नहीं करेंगे। फिर पीछे आते हैं माइनस वाले में, जब -π/2 की वैल्यू -1 आ गई, अब फिर हम जैसे पहुंचेंगे कहां भैया, फिर जैसे ही पहुंचेंगे उधर आगे फिर से वैल्यू क्या होने लगेगी रिपीट। जैसे यहां पर देखो आप फिर -180 पहुंचेंगे तब भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, -270 रखेंगे तो फिर से वैल्यू आपकी क्या आने लगेगी इधर, मतलब रिपीटेड होने लगेंगे ना। इसलिए हम जो साइन का ग्राफ लेंगे, जब हम 1 1 ऑन 2 की बात करेंगे तो साइन की जो हमारी ग्राफ होगी, जो प्रिंसिपल ग्राफ होगा हमारा, वो कहां से कहां तक होगा भैया बताओ, केवल यहां से लेकर कहां तक होगा, यहां तक होगा।
इसने से इतने रेंज में ही फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 भी है और क्या है ये ऑनटो भी है। इसलिए जब हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो ग्राफ को केवल यहीं से यहीं तक कंसीडर करेंगे, नहीं तो वैल्यू रिपीटेड होंगी फिर वो ऑनटो नहीं होगा। 1 1 तो होगा लेकिन ऑनटो, और फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसका 1 1 ऑनटो होना दोनों ही क्या है, जरूरी है। इसलिए ग्राफ को केवल इसी से इसी के बीच में ड्रॉ करेंगे, दैट्स इट। इसी तरह से कॉस का भी होगा, टेन का भी होगा, कॉट का होगा, हर एक का है। बस एक का मैंने ब्रीफ दे दिया, बाकी सबका यहाँ लगा है, मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर ग्राफ सबका लगा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये दिए हैं यहाँ पर, ये समझने के लिए। अब देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है आपका, ये साइन एक्स की ग्राफ है। साइन एक्स में क्या भैया देखो, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +1, मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1। अब ये हमारा जो ब्लैक कलर से आपका ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है ना, यही हमारा प्रिंसिपल वाला है। तो -π/2 से किसके बीच मिलेंगे हम, π/2। इसलिए यहाँ पर लिखा गया sin x y = sin x। ये जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया गया है इतना ही ग्राफ की बात करना है, बाकी ग्राफ बहुत आगे तक भी जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू हम बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू में बात करने का मतलब वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑनटो भी होना चाहिए। इस कंडीशन को ध्यान में रख के देख रहे हैं, नहीं तो ग्राफ तो बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है ना, तो कहाँ से कहाँ तक में आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा इस तरह से आपका। बाकी डोमेन तो उसका पूरा R हो सकता है। रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से 1 के बीच में। जब हम इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो केवल इसी में बात करेंगे, क्योंकि इसी बीच में हमारा फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू का रिस्ट्रिक्शन लगता है। समझ आ रही बात क्यों होता है। फिर यहाँ पर लिखा है y = sin x से ब्लैक से ड्रॉ किया गया है। ये जो रेड से आपका ड्रॉ किया गया ये क्या हो गया आपका, साइन इनवर्स x का। जो रेड से ड्रॉ किया गया वही क्या है आपका, साइन इनवर्स x का। क्या एक ग्राफ ड्रॉ करना आ रहा है या मैं अलग से बताऊं आप लोगों को कैसे हो रहा है, आ रहा है या मैं बताऊं, हाँ पक्का। क्योंकि जो y = sin x का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, समझ लो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं ऐसे ही। जब y = sin x का ड्रॉ किया तो ये हमारा ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक था, कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, ये y = sin x का ग्राफ हमारा ये है। कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, x एक्सिस या y एक्सिस, वह दोनों ही एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। x एक्सिस के भी अबाउट भी है और y एक्सिस के भी। सिमेट्रिक होने का मतलब एक ऐसी लाइन है जो ग्राफ को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, हो रही है कि नहीं। x एक्सिस वाला भी देखो क्या कर रहा है, ग्राफ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, y एक्सिस भी क्या करेगा, ग्राफ को 2 इक्वल पार्ट में। तो x एक्सिस y एक्सिस दोनों के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है ना भाई, चलो समझना। लेकिन जब हम लिखते हैं y = sin इनवर्स x, तो ये बेसिकली होगा क्या, ये बेसिकली होगा क्या, अब ये x में, तो इसका मतलब x = यहां से क्या आएगा, sin y, x = यहां से क्या आएगा, sin y आएगा। तो जो ग्राफ अभी हमने इस तरह से ड्रॉ किया था x के अलॉन्ग, वही ग्राफ हम किसके ड्रॉ कर देंगे अलॉन्ग, वही x के अलॉन्ग। x की वैल्यू देखो +1 से कहां तक जा रही थी, -1, और इसकी वैल्यू भी कहां जाएगी, y में कहां जाएंगे आपके +1, मतलब π/2 से वैल्यू लेंगे यहां तक क्या जाएगा, तो y की वैल्यू यहां -1 होगी, वहां क्या होगी, +1 होगी। इसी ग्राफ को हम y एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करेंगे। तो जो रेड से ड्रॉ किया गया है ये इनवर्स का है, ये साइन इनवर्स x का है। जो ब्लैक से ड्रॉ किया गया है ये सिंपली किसका है, साइन x का है। क्लियर हो रही बात अपनी। ग्राफ का आइडिया रखना क्योंकि क्वेश्चन आएंगे इस पे। ग्राफ और वैल्यू ही आपके यहाँ है बस, बेसिकली वैल्यू निकालना आना चाहिए ITF की, मतलब एक्सप्रेशन दिया जाएगा जो भी, और क्या करना है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं है सिलेबस में, प्रूविंग के क्वेश्चन नहीं है, ग्राफ और वैल्यूज इतने की प्रैक्टिस कर लो। वैल्यूज में हमें देखना होगा फंक्शन 1 1 ऑनटो होना चाहिए, जो हम रिस्ट्रिक्शन पढ़ रहे हैं डोमेन रेंज का वो मुझे याद होना चाहिए, उसके बाद हम करके आराम से आ जाएंगे, कोई टेंशन की बात। ठीक है भैया, ये ग्राफ है। तो ये ब्लैक वाला ग्राफ किसका है, साइन एक्स का है। जो रेड से है वो किसका है भैया, साइन इनवर्स एक्स का है। ये थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। इस तरह से कॉस का भी है, सबका ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे दिया देखो, अब साइन इनवर्स ये दिया है, देखो वैल्यूज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। अब इसमें क्या है देखो, साइन इनवर्स -1/2 दिया है, तो y = क्या है, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स का जो डोमेन रेंज बनेगा इसका मैं अलग चार्ट ही आपको बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया रखिएगा कि कहाँ से कैसे होता है क्या नहीं। अब जैसे साइन इनवर्स का है लिख दिए, तो डोमेन में क्या आएगा हमारा, मैं एकदम क्लियर कर दूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो फिर बाद में मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं एक चीज़, देखो जैसे आपने लिखा y = sin x, जो आपने लिखा y = sin x, इसका डोमेन क्या आएगा, इसके डोमेन में क्या आएगा, पूरा पूरा आ आएगा, लेकिन इसके रेंज में क्या आएगा बताइए, इसके रेंज में क्या आएगा, -1 से लेकर वैल्यू कहाँ तक आएगी, 1 तक आएगी। लेकिन जब आपने लिखा y = sin इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन लिखा, तो चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, आपको पता है ना। इसके डोमेन में क्या क्या आएगा, इसके डोमेन में आएगा -1 से 1 तक वैल्यू, इसके रेंज में क्या आएगा, -π/2 से कहाँ तक वैल्यू आएगी। इसका मतलब जब मैं साइन इनवर्स को सॉल्व करूंगा तो हम ये चाहेंगे कि जो यहाँ पर x लिखा है, मतलब जो यहाँ पर x लिखा है
उसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से प्रोसेस करेंगे कि जो y की वैल्यू निकल के आई, जो y की वैल्यू निकल के आए वो इसी में आए, इसमें आए -π/2 से π/2 के बीच में आए। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज आपको पता है तो उसको रिवर्स कर देंगे, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज है वो क्या बन जाएगा, डोमेन, वही इनवर्स फंक्शन का हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था ट्रिग्नोमेट्री का अगर आइडिया है तो आईटीएफ में कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आइडिया नहीं है तब भी ब्रीफ दे रहे हैं कि कैसे हो रहा है ये समझो, रिलेट कर लेंगे तो आ जाएंगी चीजें। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा है, तो ये क्या आ जाएगा -1 1, और ये क्या आ जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा। ये तो आप मतलब पता ही होगा आपका, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जैसे y इक्वल टू लिखा है, सपोज करो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ जो चीज लिखा रहेगा, यहाँ पर जो चीज लिखा रहेगा ये क्या है आपका एंगल है, ये है एंगल, ये इसकी क्या हो गई वैल्यू। लेकिन अगर लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, तो ये लिखा है हमारी वैल्यू, इसके बाद जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, एंगल। ध्यान रखना, इनवर्स को जब ऑपरेट करते हैं तो क्या निकलेगा, एंगल। जब साइन या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको डायरेक्ट ऑपरेट करेंगे तो क्या निकल के आएगी, वैल्यू। डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो निकल के क्या आएगा, वैल्यू। इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो निकल के हमेशा क्या आएगा, एंगल, हमेशा क्या निकल के आएगा, एंगल। ध्यान रखिएगा, इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो क्या निकलेगा, एंगल, और डायरेक्ट टी रेशियो अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं, अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमेशा वैल्यू निकल के आएगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको आइडिया रखिएगा दिमाग में, ठीक। बाकी अभी मैं बता तो दूंगा ही कैसे है क्या नहीं। तो यहाँ लिखा है साइन इनवर्स -1/2। अब देखो साइन इनवर्स -1/2 लिखा है, अब इसको सिंपली सॉल्व किया जा रहा है। कैसे भैया, अगर साइन इनवर्स लिखा है -1/2 तो y इक्वल टू हमने मान लिया साइन इनवर्स -1/2। अब साइन क्या कर रहे हैं, दोनों साइड ऑपरेट कर दे रहे हैं। जैसे ही साइन दोनों साइड ऑपरेट करोगे क्या आएगा, देखो इसमें जैसे ही हमने साइन दोनों साइड लगा दिया तो क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ साइन इनवर्स -1/2। जब इनवर्स को इसके ऊपर ही ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1/2। तो साइन y इज इक्वल टू क्या गया, -1/2, इसलिए यहां लिखा गया साइन y इक्वल टू -1/2। अब साइन के कौन से एंगल पे वैल्यू होती है -1/2, π/6 पे होता है 1/2, माइनस साइन है तो पहले माइनस लगा देंगे। अब साइन में हम जानते हैं क्या, कि साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ मैं, साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू क्या होता है, -sin θ। अगर साइन में पहले माइनस लिखा है तो उसको हम एंगल में डाल सकते हैं। तो साइन y इक्वल टू क्या हो गया, साइन -π/6। अब हम देखेंगे जो -π/6 है, जो -π/6 है, क्या ये -π/2 और π/2 के बीच में है, -π/2 और π/2 के बीच में है क्या, -π/6। अरे -90 से +90 के बीच में मुझे देखना है, ये वैल्यू है -30, -90 से +90 के बीच में जानेंगे तो -30 तो मिल जाएगा ना, तो मतलब सही है, प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है हमारी, बीच में है, तो हमारा जो आंसर होगा y इक्वल टू कितना आ गया, -π/6, यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। कोई टेंशन की बात। अब इसका मुझे जो भी लिखना है भाई आंसर आ गया हमारा, कुछ भी दिया हो, बस हमें ये देखना है कि उसके डोमेन रेंज में वो चीज मैच कर रहा है कि नहीं, नहीं है तो उसको उस रेंज में लाएंगे कन्वर्ट करके, जो भी है समझने के लिए, ठीक है भैया। अब इस तरह से cos x का ग्राफ है, cos की वैल्यू भैया 0 पे ही 1 होती है, इसलिए ग्राफ हमेशा ऊपर से उठेगा, यहाँ आएगा। प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे, ये ब्लैक से जो ड्रॉ किया गया है cos x का, वो वाला रेंज है जिसमें फंक्शन क्या है हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी, ठीक है ना प्रिंसिपल। तो ये हो गया 1 से -1, ये cos x का है। अब इसका डोमेन क्या होगा, पूरा आर ही आ जाएगा, लेकिन रेंज में क्या होगा आपका -1 से, लेकिन 1 1 ऑन टू की बात करेंगे तो डोमेन में क्या आएगा, रेंज 1 1 ऑन टू की बात करेंगे, डोमेन का रेंज क्या होगा, 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच में ही फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, इन्वर्टिबल होगा। इसलिए देखो ये 0 से ड्रा किए गए हैं, कहाँ गया है मैक्सिमम, पाई तक। ब्लैक वाला ग्राफ देखो ना आपका, कहाँ तक गया है मैक्सिमम, पाई तक। 0 से स्टार्ट किए, कहाँ तक गया है मैक्सिमम, पाई तक। तो जब ग्राफ ड्रॉ, अब इनवर्स वाला इसका क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, अभी एक्स के मतलब वाई में ड्रॉ किया गया, अब इसको किस में ड्रॉ कर देंगे, एक्स में। देखो इस तरह से, कहाँ ये इनवर्स का, ये रेड वाला है, ये रेड वाली जो है आपकी, ये क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का है। तो जो अभी डोमेन था वो रेंज में बन जाएगा, जो रेंज था वो क्या हो जाएगा, डोमेन। जो वहाँ रेंज था ये क्या हो गया, डोमेन। जो वहाँ डोमेन था यहाँ क्या बन जाएगा, तो जो वहाँ पर रेंज डोमेन था यहाँ क्या बन जाएगा, रेंज। अब ये रेड वाली जो हमारी लाइन है, ग्राफ है, ये किसका है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो टेंशन सिंपल है, जो हमने पहले एक्स एक्सिस को लॉन्ग किया था वही किसके लॉन्ग हो गया, अब वाई एक्सिस को लॉन्ग हो गया। समझ में आ रही है चीज़ें, रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, इजी है ना। प्रैक्टिस करिएगा इसकी, ये सब जो बता रहे हैं इनका क्या है क्या नहीं। फिर यहाँ पर जैसे तो वैल्यू दिया निकाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2 दिया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए जरा, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 12। जो मेन है उसको लिए गए हैं ताकि आपको हर चीज़ का ब्रीफ मिल जाए एकदम डिटेल में, एकदम अच्छे से कि क्या चीज़ है कैसे क्या है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर क्या है देखो,
फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। वैल्यूज निकाल लेते हैं। कॉस की कौन से वैल्यू, कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 है, यहाँ तो हर एक ही चीज डिटेल में बताया गया है। अगर x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 है तो कॉस को ऑपरेट कर देंगे, यहाँ कॉस x आ जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस हट जाएगा भैया 1/2। कॉस के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, 60 पे। 60 का मतलब क्या होता है π/3, तो यहाँ x की वैल्यू क्या गई π/3। हम देखेंगे जो π/3 हमारा 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, क्योंकि कॉस की वैल्यू भाई 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए एंगल, अगर हम देखें उसका तो हाँ आ रहा है भैया, तो π/3 यहाँ सही है। फिर आगे साइन को देखो भैया क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन ऑपरेट कर देंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा साइन y इक्वल टू 1/2। साइन के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है 30। 30 का मतलब क्या हो गया π/6, तो y की वैल्यू आ गई π/6। π/6 देखो -π/2 और π/2 के बीच में है कि नहीं, तो है भैया, तो ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई π/6। यहाँ पर दोनों का 2 से इंटू करके फिर प्लस किया गया है, तो फिर क्या करेंगे भैया, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आई है π/6। दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर हमारा क्या आ गया 2π/3। टेंशन की बात, इजी है ना, बहुत इजी है। फिर देखो अब यहाँ tan इनवर्स x की बात कर रहे हैं, tan x की बात करेंगे। जो tan x का ग्राफ होगा हमारा, ये ब्लैक वाली लाइन, तभी कहते हैं इसका जो टेंजेंट होगा, इसका जो एजिम्टोट होगा इनफाइनाइट पे होगा। ऐसा मानते हैं कि ये वाली लाइन क्या है, इनफाइनाइट पे इसको टच कर रही होगी, टेंजेंट होगी। जब टेंजेंट कोई इनफाइनाइट पे हम ड्रॉ करते हो तो उसी को एजिम्टोट बोलते हैं। आप लोग पढ़ रहे होंगे जेई वगैरह का, एनडीए वगैरह का, तो आपको मिलेगा, लेकिन नहीं है आइडिया तो मैं बता रहा हूँ, उतनी जरूरत भी नहीं, यहाँ समझते हैं। यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी वैल्यू, देखो प्लस π/2 पे प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, माइनस π/2 पे क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी। तो इसका जो डोमेन बनेगा वो क्या होगा, इसका जो डोमेन बनेगा वो क्या होगा, डोमेन में क्या होगा पूरा पूरा आर ही आ जाएगा। लेकिन हम प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे इसको बताओ, π/2 से कहाँ तक है, माइनस π/2 से, माइनस π/2 से कहाँ है π/2, और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, रेंज आर आएगा। आर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक, उसी को हम आर लिखते हैं, मतलब रियल वैल्यू जो हमारा है। कोई दिक्कत की बात, ये ब्लैक से ड्रॉ किया है प्रिंसिपल वैल्यू में, जो ब्लैक से ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है वही लिखना है बस, बाकी तो होते बहुत हैं आपके, ठीक है भैया। चलो कोई दिक्कत की बात, बाकी अभी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग रखिएगा, उसको पढ़िएगा, सब कुछ है इसमें डिटेल में। tan इनवर्स x का क्या होगा, उसी का अपोजिट, जो x एक्सिस के अलॉन्ग था वही अब किसके अलॉन्ग हो जाएगा भाई, तो अभी हमने x के अलॉन्ग ऐसे ड्रॉ किया था, अब y के अलॉन्ग ड्रॉ करेंगे तो पैटर्न ऐसे बन जाएगा हमारा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये tan इनवर्स x का है। फिर जो वहां पर डोमेन था वो क्या हो जाएगा, रेंज, जो यहाँ रेंज था वो क्या हो जाएगा, तो इसका रेंज क्या आ गया माइनस π/2 से π/2, माइनस π/2 से क्या बन जाएगा π/2, ठीक है, हर चीज हो जाएगा इस तरह से। ये रेड वाला क्या है, tan इनवर्स x का ग्राफ है। ग्राफ सबका बता दे रहा हूँ ब्रीफ, इसका आइडिया रखना, ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली, एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये जो ब्लैक से ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, जो रेड से हम दिखा रहे हैं वो किसका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। एकदम आइडिया रखिए, हर चीज का एकदम ब्रीफ रखिए, कोई दिक्कत। मूव करें अब जरा, प्रिंसिपल वैल्यू ये है हमारी। अब देखो कॉट एक्स का देखो ग्राफ ऐसे होगा, ये वे कॉट का क्या होगा, इस तरह से चलता है, कॉट का इस तरह चलेगा। tan का देखो ऐसे आया था, याद है, कॉट का देखो इस तरह से जाएगा, ये ब्लैक है। अब इसका इन्वर्स करेंगे तो ये x के लॉन्ग है, अब क्या है भाई, ये देखो रेड वाला क्या हो गया हमारा, ये कॉट इनवर्स x का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया ये, तो ब्लैक से क्या है आपका कॉट का है, रेड से किसका है आपका कॉट इनवर्स x का है। कोई टेंशन की बात, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। अब ये देखो दिखा cosec x का, cosec x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 था, लेस देन इक्वल टू क्या था 1 था। तो ये ब्लैक से जो ड्रॉ किए हैं देखो, ये ब्लैक से जो ड्रॉ किया है यहाँ से यहाँ तक ये, और ये ब्लैक से जो ड्रॉ किए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 से कहाँ तक जा रहा है आपका π/2, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, देखो देखो 0 से कहाँ तक है -π/2, लेकिन 0 नहीं है, 0 नहीं है, क्यों नहीं 0, देखो 0 पे टच कर रहा है क्या ये y एक्सिस को, 0 पे टच कर रहा है क्या y एक्सिस को, इसलिए कॉसेक वाला जो हमने लिखा था तो -0 करके लिखा था, क्योंकि साइन की वैल्यू वहां पर 0 होगी। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए लेंगे नहीं। जहां भी इनफाइनाइट वाली सिनेरियो बनेगी, सिचुएशन बनेगी, वहां पर हमारा क्लोज इंटरवल नहीं होगा, ओपन इंटरवल होगा, वहां इक्वलिटी, वहां पर इक्वलिटी। टेंशन की बात नहीं ना। ये ब्लैक से जो कॉसेक एक्स का है। अब इसका इनवर्स क्या होगा, देखो रेड से ड्रॉ किया गया, ये और ये है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, कॉसेक इनवर्स एक्स का ये रेड और ये रेड आपका, ठीक है। जो वहां पर डोमेन था रेंज हो जाएगा, जो रेंज था वो क्या हो जाएगा डोमेन, आइडिया रखिएगा। देखो -0 लिखा गया ना, यहाँ पर बताया था ना, वहां पर 0 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर सेक का है, देखो सेक एक्स का ग्राफ, इसकी वैल्यू इसी तरह से लिखा था हमने, ये ऐसे है ब्लैक, ये सेक का है ग्राफ, ये सेक का है ब्लैक से, ठीक है। इसका डोमेन क्या है भैया, जो हमने लिखा था अभी, आर में लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से पाई होगा, -π/2 होगा, क्योंकि π/2 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है 90, 1/cos 90 भाई
1/0 मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा फंक्शन, तो नहीं लेंगे। और रेंज हमारा क्या होगा भैया, सब आएगा -1 छोड़कर बाकी जो होगा सब आ जाएगा, ठीक है। मतलब इक्वलिटी रहेगा, उसके बीच में नहीं आएगा बाकी। सेक इनवर्स का क्या होगा, ये रेड वाला है, देखो ये रेड वाला सेक इनवर्स है। तो 6 के 60 रेशियो के इनवर्स वाले का ग्राफ हमने बता दिया। इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, इसमें क्वेश्चन एक जरूर आता है, आपके कंपटीशन में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा, हर चीज़ का आइडिया रखिए, इसलिए सब कुछ एकदम डिटेल में, एकदम ब्रीफ में आपको दे रहे हैं, एकदम बता दे रहे हैं। कोई टेंशन, मूव करें। फिर देखो यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 14 है। देखो अच्छे से, अभी सिर्फ दिया है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स क्या है -2, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स क्या है -2। अब यहाँ देखो tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, tan को दोनों साइड ऑपरेट कर देंगे, tan x इक्वल टू क्या हो गया √3, तो tan x इक्वल टू क्या हो गया, tan के कौन से एंगल पे वैल्यू √3 होती है 60 का मतलब क्या होता है π/3, हो गया π/3, x इक्वल टू π/3। अब tan की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। देखो इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, हाँ लाई कर रहा है, तुम्हारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया π/3। मतलब tan इनवर्स √3 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा π/3। इस तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं आप। अब इसको करोगे भैया सेक इनवर्स -2, तो सेक y इक्वल टू क्या हो गया -2, सेक को ऑपरेट कर दिया दोनों साइड, तो कौन से एंगल पे वैल्यू होती है -2 भैया, भाई कौन से एंगल पे 2 होगी, पहले ये समझो वैल्यू, सेक के कौन से एंगल पे वैल्यू 2 होती है, तो आप समझोगे 60 पे होगी, तो हो गया 60। अब सेक के केस में तो ऐसे नहीं है कि माइनस ऑफ थीटा माइनस थीटा, क्योंकि सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल हो जाता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस करके लिखना पड़ेगा। जब सेक कॉस और कॉट का आएगा तो हमेशा पाई माइनस करके लिखना। अभी मैं इसको बता भी दूंगा कैसे लिखेंगे, मतलब अभी तो जनरल तरीके से केवल ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना बता रहे हैं, अभी आईटी वाले कॉन्सेप्ट बताएंगे तो भी हो जाएगा। मैं करने के मल्टीपल वे आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर जाओगे, तो फार्मूला नहीं भी याद है तब भी करके आ जाओगे आराम से। मेरी बात समझ रहे हो ना। अब ये समझो सेक की वैल्यू कहाँ नेगेटिव होती है, सेक की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगी कि नहीं, अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के का मतलब क्या है, एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, 90 से 180 के बीच में दिखाना पड़ेगा। तो 180 में से जो एंगल यहाँ पर आया इसको माइनस कर लिया, पाई माइनस वाट π/3, पाई माइनस किया भाई तो माइनस इसमें ऑब्जॉर्व हो जाएगा 2π/3। अब यहाँ सेक की वैल्यू क्या आ गई भैया, जो y की वैल्यू आ गई 2π/3, 2π/3 सेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होनी चाहिए, 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, बस π/2 नहीं होनी चाहिए। आ रही क्या उसके बीच में, हाँ होनी चाहिए, आ गया। फिर यहाँ पर दोनों का क्या दिया डिफरेंस, दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख के माइनस कर देंगे, जो आ रहा है क्या आंसर हमारा भैया -π/3 हमारा क्या हो जाएगा। कोई टेंशन की बात, ठीक है। फिर यहाँ देखो यही वैल्यू दिखा गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 11 है। फिर ये देखो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, सबको अलग अलग निकाला गया है। देखो tan इनवर्स 1 का मतलब tan के कौन से एंगल वैल्यू 1 होती है, π/4 पे π/4 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स -1/2, हम ये बार कह रहे हैं जब कॉस में माइनस आएगा, कॉस सेक और कॉट में हमेशा उसको किससे कन्वर्ट करेंगे, पाई माइनस करके, हमेशा पाई माइनस करके कन्वर्ट करेंगे। पहले देख लेंगे वैल्यू कौन से पे होती है 1/2, कौन से एंगल पे वैल्यू होती है 1/2, तो हमें समझ में आता है किस पे 60 का मतलब π/3, लेकिन माइनस साइन लिखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पाई माइनस करके जो भी एंगल आया लिखेंगे, इस तरह से लिख दिया। कॉस 2π क्या गया 3, फिर हमारे वैल्यू देखेंगे 0 से पाई के बीच में आ रही है, हाँ आ रही है भैया तो लिख लिया। इसी तरह से इसको करेंगे। साइन इनवर्स में तो भाई माइनस आता है, समझ में आता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा की इक्वल होता है, इसमें माइनस साइन तो एंगल में ही डाल देंगे। जैसे आया माइनस साइन π/6, माइनस को एंगल में देंगे -π/6, हमें बस ये देखना होता है कि -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं, हाँ है, तो ठीक है इसको आगे ले जाएंगे भैया, -π/6 आ गया, तीनों वैल्यूज आ गई, बस इक्वेशन में पुट कर देंगे। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 रख के सबको सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 3π/4। कोई टेंशन की बात, आराम से आगे बढ़े हम लोग, चलिए अच्छी बात है। अब इसकी समरी बताते हैं, देखो क्या है क्या क्या नहीं, 2 मिनट एक देखो ब्रीफ दे दे रहे हैं इसमें, क्या क्या आपने पढ़ा, सारे फंक्शन पढ़ लिया, 1 1 होना चाहिए। इनवर्स फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, 1 1 होना मस्ट है, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगा है प्रिंसिपल वैल्यू का, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी, समझ रहे हो ना, ठीक है। जैसे साइन का क्या बनेगा साइन इनवर्स एक्स, कॉसिक का क्या बनेगा कॉसिक इनवर्स एक्स, कॉस का क्या बनेगा कॉस इनवर्स एक्स, और सेक का क्या बनेगा सेक इनवर्स एक्स, टैन का क्या बनेगा टैन इनवर्स एक्स, कॉट का क्या बनेगा कॉट इनवर्स एक्स। इनवर्स फंक्शन की अगर हम बात करें तो डोमिनल रेंज यहाँ पर लिखा गया, देखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है -1 1, कॉस इनवर्स का क्या है भैया यहाँ एक्स है, ध्यान रखना ये कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा -1 1, टैन इनवर्स एक्स का क्या भैया आर, कॉसिक इनवर्स एक्स का क्या है आर -1 1, सेक इनवर्स का क्या भी यही, कॉट इनवर्स का भी क्या है, इनके रेंज क्या है -π/2 से π/2, इसका क्या है 0 से पाई, -π/2 ये ओपन इंटरवल है, -π/2 से π/2 बस 0 नहीं होना चाहिए, 0 से पाई π/2 माइनस, और 0 से क्या है ये पाई, ये कॉट का है। कोई टेंशन की बात, ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या है ध्यान समझना, ये सब बेसिक है समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे साइन इनवर्स 1/x लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसिक इनवर्स एक्स, अगर कहीं कॉसिक इनवर्स एक्स लिखा है तो मतलब साइन इनवर्स 1/x,
इसी तरह से cos इनवर्स x लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स 1/x। sec इनवर्स x लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/x। ये तो रेसिप्रोकल वाले हो जाएंगे। फिर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। इस तरह की प्रॉपर्टी भी है, मतलब इस तरह की प्रॉपर्टी अभी हम बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज लाइक व्हाट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू दिस, ये भी हम देखेंगे अभी आगे। एक ब्रीफ लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन आता है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू नहीं निकल रही है, तो मुझे सॉल्व करना आना चाहिए तभी तो वैल्यू निकालेंगे। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब प्रॉपर्टीज, फार्मूले, आइडेंटिटीज वगैरह हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसमें क्या करने वाले हैं, पहले बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, उसको समझते हैं डिटेल में। देखो भैया क्या है कैसे क्या, ये डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं, डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं। जो भी इनवर्स फंक्शन है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तभी वो कैंसिल होगा। जैसे साइन को साइन इनवर्स पे ऑपरेट करेंगे तभी वो कैंसिल होगा, कॉस को कॉस इनवर्स पे ऑपरेट करेंगे तभी वो कैंसिल होगा, नहीं है तो उसको सेम बनाएंगे, बाकी दूसरा दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। tan tan इनवर्स को करेगा, कॉट कॉट इनवर्स को करेगा, कॉस कॉसेक इनवर्स को करेगा, सेम वाले ही एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑपरेट करने के बाद कैंसिल करेंगे। ओके भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए है। ओके, बाकी डोमिनेंस का ब्रीफ पहले ही दे चुके हैं, अलग से आपको कुछ बताने की जरूरत है क्या, नहीं। चलिए बढ़िया। फिर ये जैसे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस ऑफ π/4। हम ये देखेंगे भैया, सीधे ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने से पहले ये सोचना, ऑपरेट करने से पहले ये सोचना कि जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यूज में है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले उसको उसमें लाइएगा, उसके बाद ऑपरेट करिएगा। नहीं सोचो कि हमेशा धुन में आ गए करते ही चले जाएं। जैसे यहाँ है कॉस इनवर्स कॉस π/4, हम देख रहे हैं कॉस को ऑपरेट करेंगे सीधे π/4 आ जाएगा। π/4 जो आएगा देखें हमारा 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, तो समझ में आता है हाँ है, तो भैया सीधे ऑपरेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता, तो जैसे लिखा है, मान लीजिए कुछ भी लिखा है कॉस इनवर्स, यहाँ लिखा है कॉस ऑफ, कॉस की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लिख रहे हैं हम लोग, तो क्या लिख लिया, मान लेते हैं कोई और वैल्यू ले लो। सपोज करो लिखा है यहाँ पर 2π/, कुछ और ले लो, 0 से 2π के बीच का मतलब ये है 5π/6 भी लेंगे तो नहीं आएगा। ऐसा करो कुछ और ले लो, मान लो 5π/3 ले लिया आपने, 5π क्या ले लिया आपने, 3 ले लिया। चलो मैंने कह दिया 5π/3 ले लो आप। अब बताओ, अब सीधे ऑपरेट कर पाओगे, ये वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ। 5π/3 का मतलब कितना हो गया, अरे 6 भी ले सकते हैं, कंफ्यूज मत हो, कुछ भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 5π/6 ले लिया, 5π/6 लेंगे कितना होगा, 150 ही आ जाएगा ना, 3 लो, तभी तो ज़्यादा होगा 180 से, 180 से ज़्यादा रखना है ना, तभी तो समझेंगे। अब हम कहेंगे कॉस को सीधे ऑपरेट कर दें क्या, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल कर देगा। लेकिन उसके पहले सोचना क्या होगा कि जो यहाँ वैल्यू लिखी गई है, जो यहाँ एंगल लिखा गया है, वो 0 से पाई के बीच में है क्या, क्या 0 से पाई के बीच में है क्या, ये नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको उस रेंज में हमें लाना पड़ेगा। और लाएंगे कैसे, इसको कैसे करेंगे, पाई से माइनस करके लिखेंगे। अरे पाई से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, पाई में प्लस करके लिखेंगे। जब पाई से कम होता तो माइनस करते हैं ना भैया, पाई से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, कॉस इनवर्स, अंदर क्या लिखोगे, कॉस पाई प्लस करके क्या लिख सकते हो, पाई प्लस क्या लिख सकते हो आप बताओ। अरे 2π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भैया, प्लस 2π/3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब कॉस का इस तरह से लिखोगे तो क्या बनेगा, कॉस का इस तरह से लिखोगे, कॉस 180 प्लस करोगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा। कॉस का 180 में करके लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। तो कॉस इनवर्स यहाँ क्या बन जाएगा भैया बताओ, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस 2π/3। अब क्या ये डायरेक्ट ऑपरेट करेगा, अब क्या ये डायरेक्ट ऑपरेट करेगा, नहीं। कॉस इनवर्स माइनस ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, अभी इसको बता देंगे। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा। अब ये वैल्यू देखो पहले उसके बीच में आया कि नहीं, किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में आया कि नहीं आया, तो समझ में आता है हाँ आ गया। बाकी इसको लिखने का तरीका भी मैं बता दूंगा। ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स क्या होगा, ये कॉस ऑफ 2π क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं कि कॉस इनवर्स माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो भी होगा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। अभी बताएंगे इसको कैसे लिख रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझ जाएंगे आप। तो अगर कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स लिखा है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ क्या लिखा है, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ कॉस 2π/3, तो ये पूरा मेरा एक्स ही है। हम इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, फिर अंदर जो लिखा है उसको लिख दिया हमने। अब ये कॉस से कॉस ऑपरेट होगा, कैंसिल होगा, 2π क्या बचेगा यहाँ 3, तो पाई माइनस क्या बचेगा फाइनली यहाँ पर, पाई माइनस 2π/3। सिंप्लीफाई करेंगे क्या जाएगा यहाँ, π/3। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, π/3 आ जाएगा। लॉजिक और सेंस को समझना कि कैसे चीजें हो रही हैं यहाँ पर, क्यों लिया जा रहा है इस तरह से, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, क्या सेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या समझ में आ रही बात अपनी, कोई दिक्कत, अभी बता देंगे कैसे ऑपरेट होगा, फटाफट देख लेंगे। फिर यही से लिखा गया
अब साइन दिया है साइन 2π/3, 2π/3 का मतलब क्या है, अरे 120। और साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, केवल -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब उस रेंज में लाना पड़ेगा। उसमें यदि लाना है तो क्या करेंगे, 180 के पास है तो 180 माइनस करके लिख लेते हैं। तो साइन 2π/3 हम लिखिए साइन पाई माइनस π/3। भाई पाई माइनस π/3 लिखोगे कितना आएगा, 120 ही तो आएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ये हो जाएगा क्या, अब साइन π/3 आ गया। अब यह एंगल हमारा आ गया किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। अब साइन को साइन के ऊपर ऑपरेट कर देंगे इनवर्स को, तो क्या आ जाएगा, π/3 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो एंगल आ रहा है, जो हमने डोमेन रेंज पढ़ा उस रेंज में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो पहले उसको उस रेंज में हमें लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको ऑपरेट करेंगे तो सीधे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझना भैया, इसको अंडरस्टैंड करना। ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं। अब ये स्क्वायर वाले फार्मूले, रेसिप्रोकल वाले फार्मूले, ये सब तो आपको पता ही है कैसे क्या कन्वर्ट करते हैं फार्मूले वगैरह, आइडिया है आपको, नहीं तो फिर ब्रीफ दे दे रहे हैं, ये कहीं अगर कोई जरूरत पड़ती है तो लिख लेना। ये स्क्वायर वाले फार्मूले तो आपको पता ही है, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होता है। रेसिप्रोकल वाले भी पता है आपको, साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक एक्स, या कॉसिक एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स, या सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, tan x इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एक्स, या कॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन tan x, और साइन कॉस में चेंज करके लिखते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं, परपेंडिकुलर बेस ये आपको सब पता है, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं। ये वैल्यूज कैसे निकल रही है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा है, मैं इसको कॉस इनवर्स में लिखना चाहता हूँ, तो मैं साइन ऑपरेट कर दिया, साइन y इक्वल टू क्या हो गया x, और साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हमारा क्या है x है, बेस हाइपोटेन्यूज क्या है 1 है, तो अगर मैं निकालूँ इसका क्या बेस, तो क्या आएगा, बेस निकालूंगा क्या आएगा, रूट में x स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 माइनस क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से आ गया। तो कॉस की जब वैल्यू लिखेंगे तो क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है v/h होता है, बेस अपन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो हमारा यही बना, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए कॉस इनवर्स क्या बन गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से लिखे जा रहे हैं, बस कन्वर्जन है, बाकी सब तो पढ़ा ही आइडिया है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स दिस लिखा है, ये सब लिखेंगे, अगर साइन इनवर्स x है तो इसको tan में लिखना होगा तो ये लिखेंगे, कॉट में लिखना होगा तो ये लिखेंगे, सेक में लिखना होगा तो ये लिखेंगे, कॉसेक में लिखना होगा तो रेसिप्रोकल करके ही लिख लेंगे। बाकी इस तरह से साइन का दिया, देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब इतना एकदम कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या हो गया यार, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, कुछ नहीं, जैसे y इक्वल टू लिखा है, मान लीजिए y इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स x, हम इस साइन इनवर्स x को किसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सपोज करो, हमेशा बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से ट्रायंगल में लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा कि नहीं, हमेशा किस में लगेगा, राइट एंगल में। अगर मैं यहां से साइन ऑपरेट कर दूं दोनों साइड, यहां से क्या आएगा जरा बताना, साइन y इक्वल टू क्या आ गया x, x को क्या x अपॉन 1 लिख सकते हो, साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल हमारा यहां पर है, अगर एंगल हमारा यहां है जो भी है, परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा ये होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 1, बेस निकालेंगे किससे आएगा भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जिसकी भी वैल्यू निकालनी है आप सोच लो, अगर मुझे कॉस इनवर्स लिखना है तो क्या लिखना है भैया, कॉस इनवर्स लिखना है, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू मुझे कॉस इनवर्स में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, कॉस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा, बेस क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 1 है, 1 लिखने की जरूरत है क्या। अब मैं साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू tan इनवर्स में लिखना चाहता हूं, tan इनवर्स में क्या होता है भाई जरा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, परपेंडिकुलर क्या है x, बेस हमारा क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई टेंशन है क्या, सब कन्वर्ट कर लेंगे, कुछ रटने की जरूरत है, बस ऐसे कन्वर्ट किए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, तभी हमें आर्म्स पता चले, जो लिखना होगा कन्वर्ट करके लिख देंगे, कोई टेंशन, सबका इस तरह से लिख लेंगे आराम से, ओके। इसलिए कह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का जिसको आइडिया है उसको आईटीएफ में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इसलिए आईटीएफ पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना अच्छा होना चाहिए, ठीक है भाई, तब आ जाएगा अच्छे से। बाकी सबका इसी तरह से लिखा गया है, जैसे साइन इनवर्स 1/3 दे दिया, आप सबकी वैल्यू निकालनी है, निकाल के आ जाएगा। अब जैसे यहाँ कॉसेक का ही लिखना होता तो कैसे लिखते, अब मुझे कॉसेक का लिखना है तो कॉसेक इनवर्स में क्या होगा बोलिए, एच अपॉन क्या होगा, एच अपॉन पी, एच क्या है हमारा 1 है, पी क्या है 1, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x, कुछ रटने की जरूरत है क्या, अभी तो कहते हैं ना साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉसेक इनवर्स में लिखना है तो क्या हो जाएगा 1/x, कॉसेक इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स में लिखना है तो क्या आ जाएगा, तब भी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x करके आ जाएगा, कोई टेंशन की बात, आराम से हो जाएगा। सबकी इसी तरह से वैल्यू निकाल के लिखा गया है, पर क्या गया, जैसे यहाँ दिया tan इनवर्स रूट में x स्क्वायर माइनस 1 मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 दिया है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म दिस, जो भी है इस तरह से लिख लिया गया है, tan इनवर्स कॉसेक इनवर्स, फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के सब किया जा रहा है, आराम से हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ पार्ट 1, अब इसमें क्या है देखो भाई, यही सब है।
y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x दिया है, बाकी सबकी वैल्यू निकाल के वही लिखा गया है कैसे क्या है क्या नहीं, कोई दिक्कत। जैसे साइन इनवर्स 1/2 लिखा है तो कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा 2, ये वैल्यू कितनी आ गई π/6। ये सब कन्वर्जन का है, सब सिंपली सी बात है। फिर कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू क्या आएगी क्या नहीं, अगर साइन की बात करेंगे, कॉस की बात करेंगे, टेन की बात करेंगे, तो इनवर्स वाली की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, π/2 से -π/2 के बीच में आएगी, मतलब ये वाला जोन मिलेगा हमें, ये वाला जोन मिलेगा कि नहीं ये। और कॉस इनवर्स की बात की भैया 0 से पाई, मतलब ये वाला जोन, ये रेड वाली जो लाइन है ना, यही पूरा जोन मिलेगा हमें। और tan इनवर्स x की बात करें भैया, ये वाला क्वाड्रेंट है हमारा, इस तरह से मिल रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी हमारी, -π/2 से π/2, मतलब इस तरह से लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात। ये इस तरह है, कॉसेक इनवर्स x का है, फिर सेक इनवर्स x का है, फिर क्या है कॉट इनवर्स x का है। ये समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ें हैं क्या क्या। फिर प्रॉपर्टीज हमारी वही है, देखो अभी इसको समझना, अभी जो मैं पीछे बता रहा था माइनस वाला, साइन इनवर्स -x का मतलब क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। तो अगर कहीं पर माइनस साइन इनवर्स x लिखा होगा तो उसको हम क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स -x। साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या है, माइनस साइन इनवर्स x। तो अगर कहीं पे लिखा है माइनस साइन इनवर्स x तो उसको हम क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स -x। इसका मतलब अगर कहीं पे लिखा है माइनस ऑफ, कहीं पर लिखा है माइनस ऑफ, अगर कहीं पे लिखा है माइनस ऑफ साइन इनवर्स π/3 तो इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स -π/3 लिख लेंगे। कोई टेंशन की बात, माइनस को अंडर हम डाल सकते हैं साइन के केस में। tan इनवर्स -x है तो माइनस tan इनवर्स x, इसी तरह से tan का भी कर सकते हैं। और कॉसेक इनवर्स -x है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक इनवर्स x। या माइनस कॉसेक इनवर्स x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स -x। कोई टेंशन की बात, आसान है। लेकिन तीन में चीजें बदलेंगी, वो जो बाकी के तीन हैं। जब कॉस इनवर्स -x होगा, जो अभी हमने लिखा पीछे जो क्वेश्चन कराया, तो जब कॉस इनवर्स -x होगा तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। मतलब ये समझो अगर कहीं लिखा है कॉस इनवर्स -π/3 तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे, π/3। मतलब जो भी है π/3 क्या, यहाँ तो वैल्यू आएगी, मैंने लिख दिया कॉस में, ठीक है। यहाँ कोई क्या आएगी भैया, वैल्यू आएगी, मतलब जो भी वैल्यू इस तरह से लिखा गया। मान लो यहाँ लिखा है -1/2 तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/2। कॉस के कौन से एंगल वैल्यू 1/2 होती है, कौन सी कॉस के कौन से एंगल वैल्यू 1/2 होती है, 60 का मतलब क्या होता है π/3। सॉल्व करेंगे कितना कितना आ जाएगा, 2π/3। कोई टेंशन की बात, आसानी से। तो कॉस के केस में जब माइनस रहेगा तो कॉस इनवर्स -x का मतलब क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स -x इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। और कॉट इनवर्स -x इक्वल टू क्या होगा भैया, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इन तीनों में जब माइनस रहेगा तो पाई माइनस करके लिखेंगे, बाकी की तीन में सीधे माइनस साइन हम अंदर लेके जा सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। कोई टेंशन की बात। कॉस सेक और कॉट इन्हीं में पाई माइनस करके लिखा जाएगा। आइडिया रखो एकदम ब्रीफ, एकदम समझ के रखिए इनका क्या है कैसे क्या है, ठीक है भैया। फिर यहाँ पर वैल्यू देखो निकाल के दिखाया गया है। अब दिया है कॉट इनवर्स -√3 एंड सेक इनवर्स -2/√3। तो कॉट इनवर्स -√3 दिया है, इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स -√3 का मतलब क्या है, अभी बताया हमने, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। कॉट के कौन से एंगल वैल्यू √3 होती है भैया, 30। 30 का मतलब क्या होता है π/6, तो पाई माइनस π/6, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो गया, π/6। कोई टेंशन की बात। सेक इनवर्स -2/√3 दिया है, तो सेक को हम कैसे करेंगे, पाई माइनस करके लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स क्या हो जाएगा 2/√3। कौन से एंगल पे वैल्यू 2/√3 होती है भैया, π/6 पे, तो पाई माइनस π/6 ये क्या आ जाएगा 5π/6। अब वो प्रिंसिपल वैल्यू में हमारी है ही बीच में, कोई टेंशन की बात। अब प्रॉपर्टीज देखो, इसका पार्ट टू क्या है भैया। अब ये देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होता है, π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/। अब x कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये इसी रेंज में होना चाहिए, दैट्स इट। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू भी क्या आती है, π/2। और कॉसिक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x की वैल्यू भी क्या होती है, π/2। ध्यान रखना, जिनके जिनके जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो याद है आपको, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, उन्हीं का इनवर्स का सम यहाँ पर क्या होगा, π/2। इसलिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या लिखा, π/2। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, पढ़ा था ना आपने। जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो थे उन्हीं का आएगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगा, π/2 आएगा। फिर यहाँ पर क्या है, कॉसिक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गया, π/2। जो इनके कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा होता था और कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होता था, सेक थीटा। तो इस तरह से आ जाएगा, कोई टेंशन की बात, आ जाएगा ना भैया। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5, अब ये फार्मूले वगैरह तो आपको पता ही है कैसे क्या लिखते हैं, ठीक है। tan a प्लस बी का फार्मूला ये होता है, tan a प्लस बी इक्वल टू फिर क्या होगा दिस। अगर tan a की वैल्यू क्या है आपका, x है, अगर a इक्वल टू tan इनवर्स x है और b इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स, तो tan b इक्वल टू क्या होगा, y आएगा, tan a इक्वल टू क्या आएगा, x। tan a प्लस b इक्वल टू क्या आएगा, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b। वैल्यू रखे x y, आया ये। तो अगर हम tan इनवर्स ऑपरेट कर देंगे तो यहाँ से tan कट जाएगा, यहाँ tan इनवर्स x प्लस वाई अपन क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। इसलिए कहते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, जब x इंटू वाई क्या है, लेस देन हमारा 1 है।
फिर यही फार्मूला क्या हो जाता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपर 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई क्या है आपका 1 से ज़्यादा हो, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है 1 से क्या है ज़्यादा है। लेकिन हमारा ये है मेन ऊपर वाला, ये ध्यान रखना कि tan इनवर्स, बाकी अगर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो हमें पता है ना tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स, वहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे, हमें एक मनी याद रखना है, बाकी सब हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपन क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई। अगर इस तरह से आता है तो इसको tan a प्लस बी का फार्मूला सोचना, tan a प्लस बी का मतलब क्या होता है, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, फिर उसके बाद जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है लिख देना, tan a की प्लेस पे x रख देना, tan b की प्लेस पे y, वही हमारा फार्मूला बन के आ जाएगा x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan a माइनस b का फार्मूला सोचना क्या होता है, tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b, tan a की प्लेस पे x रख देना है, tan b की प्लेस पे y रख देना है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, कोई टेंशन की बात। फिर इसी तरह से इसका ये है, देखो भैया सब बता दिए कैसे क्या आ रहा है, ये सब समझाया गया है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स रूट में क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आता है इसका फार्मूला। अब ये कैसे आ रहा है, देखो साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको पता ही होगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, होता है ना फार्मूला ये। ठीक है, आप समझ रहा, अगर ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो साइन को ऑपरेट कर देंगे, साइन इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स, अगर साइन इक्वल टू एक्स है तो कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पता ही है आपको, ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री आता है तो आईटीएफ आपकी ग्रिप में है, नहीं आता है तो उसको समझना अंडरस्टैंड करना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो बी इक्वल टू साइन इनवर्स वाई है, अगर साइन को दोनों साइड ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से बी साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई, कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू तो एक्स ही है, कॉस बी की वैल्यू क्या है हमने निकाला रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है भैया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की वैल्यू क्या है वाई है। अब साइन इनवर्स को दोनों साइड ऑपरेट कर देंगे भैया, तो यहाँ से इनवर्स हट जाएगा, मतलब यहाँ से साइन हट जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स क्या आएगा एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए को हमने क्या माना था भैया साइन इनवर्स एक्स, बी को हमने क्या माना है साइन इनवर्स वाई, ये रख दिया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स रूट में क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पता है, बाकी कन्वर्जन तो आ ही जाएगा, अपने से कर लोगे। ये कैसे आ रहा है ये भी बता दे रहे हैं, बाकी अगर रटना चाहते हो तो रट भी सकते हो, बाकी मैं कहा अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको आता है तो ये सब रटने की जरूरत नहीं, कोई बात है क्या नहीं, आ जाएगा आराम से। फिर इस तरह से tan का भी लिखा गया है, cos का भी लिखा गया है, डबल एंगल का थोड़ा ध्यान रखना। देखो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या है भैया, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x के कई फॉर्मेट हैं, साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan में लिखेंगे तो 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन 2 थीटा में क्या होता है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos 2 थीटा में क्या आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए क्या आता है यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan में क्या होता है भाई 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। कोई टेंशन की बात, आसान है ना भैया, बोलिए। ठीक, फिर इस तरह से है चीज वैल्यू निकालने की, जैसे 2 tan इनवर्स 1/2 दिया प्लस tan इनवर्स 1/1, उसके बाद सबकी वैल्यू हमें tan में लिखनी चाहिए, सबकी वैल्यू किस में लिखनी चाहिए अपने को tan में ही लिखनी चाहिए, तभी तो सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो 2 tan इनवर्स 1/2 को लिखे भैया, tan के हिसाब से क्या होता है फार्मूला 2 tan x अपन क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 यहाँ tan इनवर्स क्या हो गया 2x की प्लेस पे क्या 1/2 1 माइनस tan 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा ये 1/2 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया आ गया, तो 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 4/3। फिर tan इनवर्स 1/7 पहले से दिया, LHS ले लिया भैया, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया, ये लिखा। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे यहाँ, है ना भाई, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दिया, हमें सॉल्व कर दिए, आ गया LHS में जो लाना है हमें, कोई टेंशन की बात, आसान है क्या, इजी है क्या, हाँ। फिर यही सब प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने पीछे बताया आपको, साइन इनवर्स 1/x cos इनवर्स x cos इनवर्स x 1/x सेकंड इनवर्स रेसिप्रोकल लिखे है ना, साइन इनवर्स माइनस x माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x, cosec इनवर्स माइनस x माइनस cosec इनवर्स x, अदर में क्या है cosec इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x, sec इनवर्स माइनस x पाई माइनस sec इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस x पाई माइनस cot इनवर्स x, 3 में पाई माइनस करके आएगा, बाकी 3 में डायरेक्ट क्या होंगे माइनस, इसी में एडजस्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना किस में आ रहा है पाई माइनस, cos में sec में, और ठीक है बस ध्यान रखना। बाकी ये फार्मूला हमने आपको पीछे बताई दिया, ब्रीफ दे दी है, डबल एंगल टेबल ये समरी दिया है, इसको रिवाइज करने के लिए आपको समझने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए अभी दिया है। अभी सब इसको पहले x की वैल्यू निकालो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, देखो समझना। अब इसमें क्या दिया है tan इनवर्स x माइनस 1 अपन क्या है x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपन x प्लस 2 इक्वल टू क्या है π/4, समझना इसमें क्या है। फिर भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना है, x के प्लेस में पूरा क्या रखना है x माइनस 1 अपन x माइनस 2, y की प्लेस में पूरा क्या रखना है x प्लस 1 अपन क्या है x प्लस 2, वैल्यूज पुट कर दिए यहाँ, x प्लस भी है, बस सिंप्लीफाई किए,
10 को दोनों साइड ऑपरेट कर देंगे तो भैया यहाँ से 10 हटेगा, वहाँ π/4 है, 10π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-1/√2। अटेंशन, सिर्फ कैलकुलेशन है, अंडरस्टैंड करना, इसको प्रैक्टिस करना। ये समरी है जो हमने पीछे अभी जितना भी कुछ पढ़ा, जितना भी चीज़ आपने सीखा यहाँ पीछे, सबकी समरी दिया यहाँ पर, समराइज किया गया, दैट्स ऑल। और ये फिर आपको फार्मूला जो हमने पीछे बताया, दैट्स ऑल। इतना आपको पढ़ना था ITF में, दैट्स ऑल। और टफ है क्या इसको समझना जानना? बोलिए। बहुत ईजी नहीं है इसको जानना? बोलिए। लगभग देखो 1 and 10, 1 घंटे 10 मिनट में आपका पूरा हो गया, एकदम डिटेल में, एकदम ब्रीफ में, एकदम सब कुछ भी लेफ्ट नहीं किए हैं, हर लेवल का बता दिए, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। उसके बाद बस क्वेश्चन ही है, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे NDA हो, चाहे क्या हो जी, दैट्स ऑल। उसके बाद बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, दैट्स ऑल। ओके, कोई दिक्कत? क्वेश्चन लगाना, इसकी प्रैक्टिस करना, जो होगा PYQ वगैरह हमसे पूछना होगा पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एकदम अच्छे से पढ़ने वाले। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।